ओके बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग पढ़ते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 सीबीएसई साइंस का चैप्टर है। तो सबसे पहले जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें न्यूटन्स के लॉज आते हैं और न्यूटन्स के लॉज से ही फोर्स डिराइव होता है। तो सबसे पहले बच्चों, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बहुत ही ईजी होता है, उसको तो बिना लिखे ही बताया जा सकता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है, अगर कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो जब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स लगा करके उसको मूव ना करें। तो अगर कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के मूव ना करें। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। और इसको कई तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। ये भी कहा जाता है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगा के रोके ना। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो आपका सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मास डिफाइन करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट्स का मास है। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखिए हमारे साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force applied, is directly proportional to force applied. Force applied. Rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied. ये होता है second law of motion. This is Newton's second law of motion. तो Newton's second law of motion होता है, rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied. तो सबसे पहले हम लोग को मोमेंटम क्या होता है, सभी बच्चों को पता होता है कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो जो हमने बॉडी बनाई है उसका इनिशियल मोमेंटम है mu और इस बॉडी का फाइनल मोमेंटम है mv। और अगर हम चेंज इन मोमेंटम बोले तो चेंज हमेशा होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज होता है बेटा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम बोले तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, फाइनल में से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस करना है। यानी आप क्या निकालेंगे, mv माइनस mu। mv इनिशियल है और ठीक है, mu तो क्या है और mv क्या है? u बेटा सिंबल होता है इनिशियल वेलोसिटी का, u सिंबल इज इनिशियल वेलोसिटी। तो ये u और v के सिंबल आपको हम काफी बार बता चुके हैं, कम से कम आप 100 बार देख चुके हैं। और v होता है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम इस तरह से हो जाता है mu और फाइनल मोमेंटम हो जाता है mv। तो इसको हम लोग लिखते हैं mv माइनस mu। दिस इज चेंज ऑन मोमेंटम। और उसने इसको किस तरह से बताया, उसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप ये मान के चलिए आपको एग्जाम में 100% लिखना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अगर आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं, तो आप लिखिए मैथमेटिकली। मैथमेटिकली होता है ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। और अगर हम किसी का भी रेट कहते हैं तो हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है k। pf की वैल्यू डाल देंगे, pf की वैल्यू है mv और pi की वैल्यू है mu अपॉन t। फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं k। ये जो सिंबल आपने इस तरह से बनाया है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल है। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है k। तो लिख देते हैं इस तरह से, वेयर k इज कॉल्ड, क्या k इज नोन एज
K is known as proportionality constant. Proportionality constant. K is known as proportionality constant. यानी कि F is equal to K. K proportionality constant है, उसकी वैल्यू आप 1 ले लेते हैं हमेशा के लिए, और ये हो जाता है mv minus mu upon t. सर टी टाइम जब आप यस बेटा, किसी का भी हम रेट कहते हैं, जैसे मोमेंटम का रेट कह रहे हैं तो उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पर आ गया ब्रैकेट में m कॉमन लेते ही आ गया v minus u upon t. और v minus u upon t आप 100 बार देख चुके हैं अब तक, क्योंकि आप जानते हैं कि v is equal to u plus at होता है. That means v minus u is equal to at होता है. That means a is equal to v minus u upon a होता है. तो आप पहले से जानते हैं कि v minus u upon t क्या होता है. v minus u upon t क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन. तो हम लोग v minus u by t को एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये आपका बन गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये आपका बन गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ. आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप तुरंत जवाब देंगे न्यूटन सेकेंड लॉ इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये इसका सिंबल होता है. मैंने इस तरह से जो एरो वाले सिंबल बनाए हैं, तो उसका मतलब होता है ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो मैं इस तरह से वेक्टर्स का सिंबल लगा सकता हूं, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई सिंबल नहीं होता. दिस इज फोर्स एंड स्केल. फोर्स, F को हम लोग कहते हैं फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है. तो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ. तो उसको हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ के नाम से जानते हैं. और अभी हम न्यूटन सेकेंड लॉ को हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर चुके हैं, और किस तरह से एग्जाम में आपको लिखना होगा वो भी मैंने आपको दिखा दिया. सबसे पहले आप लिखेंगे rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied, और उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे जैसे एक्सप्रेस मैंने किया है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के. और एक्सप्रेस करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k की वैल्यू 1 होती है, और v माइनस यू बाई टी को रिप्लेस कर देंगे एक्सेलरेशन से. तो ये बन जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force applied. That means net force is equal to mass into acceleration. ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी होगी. अब हम लिखते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आप समझ चुके हैं, वो आप अपने घर पे भी लिख सकते हैं. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, इफ द बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट की स्टेट में है तो वो तब तक स्टेट की until and unless तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, तब जब तक उस पे हम फोर्स लगा के उसको मूव ना करें. तो अब हम लिखने लगे न्यूटन, ये तो पहला लॉ था ना, थर्ड लॉ. तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लोग क्लास 7th और 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं. वही है, every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, उसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं. न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नोन एज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ के नाम से हम जानते हैं. दिस इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ.
तो इसको हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा आज के बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तुम्हें पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, which of the following has more inertia? Inertia is directly proportional to mass. अगर मेरे से पूछा जाए कि रोमन का इनर्शिया ज्यादा है कि रोमन के घर का इनर्शिया ज्यादा है, इसका मतलब रोमन के घर का इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि रोमन के घर में ज्यादा मास होगा और रोमन का मास कम होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इनर्शिया तो होता क्या? ध्यान रखनी है, मास। अब आप खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी और पेज नंबर 118 पे आ जाइए। अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, पेज नंबर 118 पे आ जाइए। और पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, अ रबर बॉल एंड अ स्टेन ऑफ सेम साइज। तो आप बता सकते हैं किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, द ग्रेटर इज द मास ऑफ बॉडी ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। तो आप समझ सकते हैं कि रबड़ की बॉल और जो स्टोन है उसमें स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा रबड़ की बॉल से, क्योंकि स्टोन ज्यादा भारी होगा रबड़ की बॉल से, इसलिए स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें, इसका आंसर लिख सकते हैं ये पार्ट का, दिस इज मास ऑफ स्टोन is more, mass of a stone is more than the mass of rubber, for the same size, ठीक है। Hence the inertia of a stone is greater than, the inertia of stone is greater than rubber ball। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम सेम साइज का एक पत्थर ले लें, सेम साइज की रबड़ की बॉल ले लें, तो पत्थर का मास ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरा पार्ट आपका दिया हुआ है, अ बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन। साइकिल का इनर्शिया ज्यादा होगा कि ट्रेन का ज्यादा होगा, ये तो कोई भी बता सकता है। किसका ज्यादा होगा, ट्रेन का। तो तुम लिख दो, मास ऑफ ट्रेन इज मोर देन मास ऑफ बाइसाइकिल, इज मोर देन मास ऑफ बाइसाइकिल, hence the inertia of train is greater than bicycle। तो इनर्शिया जो होगा वो ट्रेन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाइसाइकिल। तीसरा पार्ट तुम पढ़ सकती हो। तीसरा पार्ट में लिखा है 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन। तो आप बताइए 5 रुपी कॉइन ज्यादा भारी होता है कि 1 रुपी कॉइन। अगर आप दोनों कॉइन्स को उठाएंगे तो 5 रुपी कॉइन ज्यादा भारी होगा, ठीक है ना। तो 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा 1 रुपी कॉइन से। तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ 5 रुपी कॉइन is more than mass of 1 rupee coin, mass of 1 rupees coin, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, hence inertia of 5 rupee coin is greater than 1 rupee coin। तो जिसका मास ज्यादा
उसका इनर्शिया ज्यादा। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चों को ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। यस सर। ओके, तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन रोमन तुम्हारे पे लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए उसको। इन द फॉलोइंग इसमें लिखा है, एग्जांपल्स, हाँ हम पढ़ रहे हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। लिखा है अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case. तो अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन है, उसकी हिंदी में आप उसको खुद कन्वर्ट कर लीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन में लिखा है इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। तो बॉल एक एक करके सबके पास गई है और बॉल की वेलोसिटी बढ़ती गई है। सबसे पहले बॉल गई है, a footballer player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. एक ने दूसरे को दी और दूसरे ने गोल की तरफ ट्रिक की। The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी बार किक हुआ है? तुम कहोगे सर यहाँ पे 4 बार किक हुआ है। सबसे पहले फुटबॉलर ने जब बॉल को किक किया तो गोलकीपर के पास गया। सबसे पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर बॉल को 4 बार वेलोसिटी दी गई है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस 4 टाइम्स। यहां पे बॉल की वेलोसिटी 4 बार चेंज हुई है। तो सबसे पहले फुटबॉलर ने बॉल को किक किया है और किक करने के बाद जो है, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ सकते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। The velocity of the ball changes 4 times. As the footballer plays the kicks the football, its speed changes from 0 to certain value. As the result, the velocity of the ball gets changed. In this case, the player apply the force to change the velocity of ball. Another player kicks the ball towards the goal post. As a result, direction of the ball gets changed. Therefore, its velocity also changes. तो पहले किक की, किक करने के बाद गोलकीपर के पास गई, फिर गोलकीपर ने दूसरे को अगेंस्ट किया, अगेंस्ट के बाद फिर उसने किक की। तो ऐसे करके 4 बार उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। As a footballer player kicks the football, its speed changes from 0 to certain value. तो जितनी बार वेलोसिटी का चेंज हुआ है ये आपको बताना था। तो आपकी वेलोसिटी 4 बार चेंज हुई है। तो आप लिख सकते हैं the velocity of a ball changes 4 times. The velocity of ball changes 4 times. 4 बार चेंज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. कह रहा है पौधे को तेजी से हिलाने पर उसमें से पत्ते क्यों गिर जाते हैं? तो इसका आंसर आप सुन लीजिए। Some leaves of a tree get detached when we shake its branch vigorously. This is because when the branches of a tree are shaken, it moves to and fro, but its leaves tend to remain at rest. पेड़ आगे पीछे होता है लेकिन उसकी पत्तियां रेस्ट पे रहती हैं। This is because the inertia of the leaves tend to resist the motion. वो अपने मास की जगह वजह से एक जगह टिकी रहती है। Due to this, the leaves fall down from tree shaken vigorously. इसका मतलब जब हम पेड़ को तेजी से हिलाते हैं तो पेड़ को तेजी से हिलाने से जो पत्तियां हैं वो अपने इनर्शिया की वजह से एक जगह रुकी रहती हैं और फिर वो हिल नहीं पाती, अपने इनर्शिया की वजह से रुकी रहती हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उनका मोशन पेड़ के टू एंड फ्रो मोशन के साथ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो फिर गिर जाती है अपने मास की वजह से। तो क्वेश्चन 3 भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 3 का एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 3, आंसर 3 का एक्सप्लेनेशन आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अगर आंसर 3 और क्वेश्चन 3 का एक्सप्लेनेशन आप लिखना चाहें
तो अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं, some leaves of a tree get detached when we shake its branch vigorously. This is because when the branches of a tree are shaken, when the branches of tree are shaken, it moves to and fro. It moves to and fro, मतलब आगे and पीछे. But its leaves tend to remain at rest. Tend to remain at rest. This is because the inertia of the leaves tend to resist the to and fro motion. Due to this reason, the leaves fall down. The leaves fall down from the tree. तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर हो रहा है. तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं. तो एक क्वेश्चन हम आपको और एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे. Explain why some of the leaves. If action, पेज नंबर 126 पे आ जाना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. If action is always equal to reaction, how a horse can pull a cart. How a horse can pull a cart. His force is greater than the reaction. A horse pushes the ground in the backward direction. तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है आपका, if the action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart. वो कार्ट को कैसे खींचता है. तो आप याद रखिए, a horse pushes the ground in the backward direction. जैसे ही ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में वो पुश करता है तो उसको आगे की तरफ फोर्स मिलता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन मिलता है जिसकी वजह से वो कार्ट को आगे खींच ले जाता है. तो यहां पे आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law of motion, a reaction force is exerted by the earth on the horse in forward direction. As a result, the cart moves forward. As a result, the cart moves forward. तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कार्ट चलता है. हेलो. हाँ बेटा. सर ये समझ नहीं आया मुझे. क्या हुआ? समझ नहीं आया वाला. कौन सा? ये वाला. ये हाँ. क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ के बताओ. If action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart. क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़ो बेटा. If action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart.
ओके, तो बेटा इसमें बहुत आसान सा काम लिखा हुआ है। एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो जब हम लोग जमीन पे चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्शन रिएक्शन करते हैं। जब हम लोग जमीन पे चलते हैं तो हमारे पैर क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और जमीन उसी का रिएक्शन हमें आगे की तरफ पुश पुल करता है। तो हम लोग जमीन पे चलने के लिए एक्शन रिएक्शन का ही तो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। अगर अच्छा, समझ सरफेस पे गया। फ्रिक्शन नहीं होगा, सरफेस पे ओ, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम लोग आगे चल ही नहीं पाएंगे, हम लोग को रिएक्शन ही नहीं मिलेगा और हम लोग गिर जाएंगे स्लिपिंग की वजह से। तो रिएक्शन हम लोग को तब मिलता है जब हम जमीन को एक्शन देते हैं पीछे की तरफ, तो हमें रिएक्शन मिलता है उतना आगे की तरफ और हमारे पांव आगे चलने लगते हैं। उसी तरीके से ये घोड़ा है, घोड़ा भी जब चलता है तो एक्शन देता है पीछे की तरफ और रिएक्शन मिलता है आगे की तरफ, जिसकी वजह से उसकी कार्ट आगे चलने लगती है। यही होता है। हाँ समझ गया। ठीक है, हाँ ओके। तो अब हम लोग ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.3 नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का पेंडिंग था। ट्रायंगल में मैथ्स क्लास 9 सीबीएसई, उसमें सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन हम लोग का पेंडिंग था। क्वेश्चन है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम काफी आसान है। सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, और ट्रायंगल बनाने के बाद उसमें एल्टीट्यूड बना लीजिए। एल्टीट्यूड का मतलब होता है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। दिस इज 90, दिस इज 90। तो ये हो गया ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। लिखा है AD बाइसेक्ट करता है, AD बाइसेक्ट करता है BC को। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, AD BC को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट क्या हो गया, आपको जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, टू प्रूव में आप लिख सकते हैं, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू DC। और सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये हो गया। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, इसको आप प्रूफ किस तरह से करेंगे ये आपको देखना है। सबसे पहले आप लोग को एक बात क्लियर है कि ये दोनों ट्रायंगल्स बहुत ही आसान तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए जा सकते हैं और दिख भी रहे कॉन्ग्रुएंट है, और ये RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। साफ साफ दिख रहा है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। अगर आप चाहें तो दोनों ट्रायंगल्स आप अलग से भी बना सकते हैं। ये आपका पहला ट्रायंगल है जो मैंने नीचे बनाया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल है जो मैंने नीचे बनाया। ये है आपका ABD और ये है आपका ADC। ध्यान से देखिए AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है, दोनों में एक साइड जो है कॉमन है और दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड RHS। तो सबसे पहले लिखिए ADB इज इक्वल टू ADC, रीजन लिखेंगे ईच 90। उसके बाद राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनियस भी गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ये हो गया गिवन। उसके बाद आप लिखिए AD इज इक्वल टू AD, ये हो गया कॉमन। और इससे जो आपके ट्रायंगल हैं वो हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो अब आप सब कुछ कह सकते हैं। आप कहते हैं BD इज इक्वल टू DC, क्यों कह सकते हैं, बाय CPCT। और आप क्या कह सकते हैं, BAD इज इक्वल टू CAD, ये भी बाय आप CPCT कह सकते हैं, CPCT। तो आपके दोनों पार्ट प्रूफ हो गए हैं, दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन तुमने करके अभी तक भेजा नहीं हमको होमवर्क में। सर वो दोनों एक्सरसाइज के पहले 4 वाले भेज दिए थे।
ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब लिखा हुआ है, लिखा है बीई सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है। यूजिंग आरएचएस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। यानी कि आपको प्रूफ करना है एबीसी आइसोसेलेस है। इसका मतलब टू प्रूव में आप लिख सकते हैं कि उसकी दो साइड्स आपको इक्वल दिखानी है। दैट मींस AB इज इक्वल टू AC, ये आपको दिखाना है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम आपके पास है, डायग्राम आपको पूरी तरीके से क्लियर है। आपको प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, आपको प्रूफ करना है। तो प्रूविंग आपके सामने मैंने डाल दी है। ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB, ये दो ट्राइंगल्स लिए गए हैं, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है और दोनों में एक साइड कॉमन है। और आपके पास गिवन है कि जो BE है और वो CF के इक्वल है। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आया तो आप अलग अलग डायग्राम्स बना लीजिए। तो ये आपका पहला ट्राइंगल है, और ये आपका दूसरा ट्राइंगल है। ये हो गया BFC और ये है EBC। ये 90 है क्योंकि एल्टीट्यूड है, ये भी 90 है क्योंकि एल्टीट्यूड है, और दोनों में दिया हुआ है कि जो एल्टीट्यूड की लंबाई है, यानी कि जो BE है, जो BE है वो CF की लेंथ के बराबर है। जो एल्टीट्यूड्स की लेंथ है वो इक्वल है। और दोनों में 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। वो दोनों में सेम है, इसमें भी BC है उसमें भी BC है। अब आप देख सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाइए दोनों ट्रायंगल में। तो सबसे पहले लिख के कहेंगे BFC इज इक्वल टू CEB ईच 90। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए RH, H का मतलब हाइपोटेनियस, यानी BC इज इक्वल टू BC, दोनों में सेम है, कॉमन। उसके बाद RHS S साइड, साइड होता है FC इज इक्वल टू BE, क्योंकि ये एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल है गिवन, परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल है। इसका मतलब आपके दोनों ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो गया BEC के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। और अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं दोनों ट्रायंगल्स, तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो BF है वो CE के इक्वल होगा, जो BF है वो CE के इक्वल होगा। तो अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी BF अगर CE के इक्वल है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स आप कह सकते हैं FBC इज इक्वल टू ECB। साइड्स इक्वल, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो यही सेम एंगल्स किस में भी लाई करते हैं? ट्रायंगल ABC में भी। तो ट्रायंगल ABC में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके इक्वल है, मतलब एंगल ABC, आपको क्लियर कट नजर आ रहा कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, दैट मींस AB इज इक्वल टू AC, हेंस प्रूव्ड हो गया। प्रूफ AB इज इक्वल टू AC प्रूफ करना था, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। सर मैंने भी तो ऐसे ही करे क्वेश्चन, बस डायग्राम नहीं बना। ठीक है, अच्छी बात है।